हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। हर बार की तरह मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए हेमेटोलॉजी टॉपिक के साथ। और आज मेरा चर्चा का विषय रहेगा पैनसाइटोपिनिया, यानी कि अगर किसी मरीज की तीनों रक्त कोशिकाएं खराब हो जाएं तो उसको हम लोग पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। उसमें क्या उपचार दिया जाता है, उसका क्या आउटकम है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कई अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि हमारे ब्लड में यूजुअली 3 रक्त कोशिकाएं होती हैं। एक आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, दूसरी डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत ब्लड सेल और तीसरी प्लेटलेट। देखने में ब्लड एक जैसा लगता है, एक समान लगता है, लेकिन इस ब्लड के अंदर अगर हम बारीकी से जाएं तो ये 3 रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। हर रक्त कोशिका का अपना एक असाइंड रोल होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, हर टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर करना। बॉडी में अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो ये लाल रक्त कोशिका कम हो जाती है, यानी कि उसमें सांस फूलने लगती है, मरीज की दिक्कत होने लगती है, चलने फिरने में थकान होने लगती है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी को जितनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। दूसरी आती है सफेद रक्त कोशिका। सफेद रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। इसमें इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। अगर किसी की श्वेत रक्त कोशिका खराब हो जाए तो उसमें वो मरीज कई तरीके के इन्फेक्शंस, हाई ग्रेड फीवर, ये सब लेके हमारे पास प्रेजेंट करता है। और तीसरा आप लोग सब जानते ही होंगे, प्लेटलेट्स जिसका मुख्य फंक्शन है ब्लीडिंग को रोकना। कहीं का भी अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो हमारे किसी भी हिस्से में बॉडी के ब्लीडिंग हो सकती है, चाहे वो ब्रेन हो, हमारे इंटेस्टाइन्स या आंतें हो, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी मरीज की ये तीनों रक्त कोशिकाएं एक साथ खराब हो जाएं, इमेजिन करिए, सोचने में बहुत ही अटपटा और अजीब सा लगता है, लेकिन जी हाँ, ये एक सच्चाई है। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग पैनसाइटोपिनिया कहते हैं, जिसमें तीनों रक्त कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किन किन कंडीशंस में पाई जाती है और इसका उपचार कैसे किया जाता है और इसका आउटकम क्या है, ट्रीटमेंट आउटकम कैसा होता है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कारण इस पैनसाइटोपिनिया का होता है वो ये होता है कि हमें जाने अनजाने में कई तरीके के इन्फेक्शंस लगते रहते हैं। कई बार वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। और इन इन्फेक्शंस का इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी बॉडी उन इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए अपना पूरा जोर लगाती है। लेकिन कई बार ऐसा पाया जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा मात्रा में, क्वांटम में हमारी उनका लोड इतना ज़्यादा होता है हमारी बॉडी पे कि उनको फाइट करते समय हमारा जो इम्यून सिस्टम है, आंतरिक इम्यून सिस्टम, वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि कुछ ऐसे पदार्थ या साइटोकाइंस रिलीज करता है जो कि हमारे तीनों रक्त कोशिकाओं को डैमेज कर देता है। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल यदि आप हमसे पूछेंगे तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है डेंगू फीवर, डेंगू का बुखार। आपने यदि अपने घर परिवार में किसी को या फ्रेंड में किसी को डेंगू बुखार हुआ होगा तो ये बहुत कॉमनली नोटिस किया होगा कि उसके प्लेटलेट तो गिरते ही गिरते हैं, लेकिन साथ में डब्ल्यूबीसी काउंट भी कई बार बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बहुत कम हो जाती हैं और कई बार हीमोग्लोबिन भी गिरने लगता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। और इस तरीके का डेंगू तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था, ऐसे कई हजार वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनका हम कई बार पता भी नहीं लगा पाते, जिनके चलते हमारी बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं कि हमारा बोन मैरो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। सिमिलरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं जो कि ये सब बिल्कुल हमारे बोन मैरो को सप्रेस कर देते हैं। दूसरा मुख्य कारण होता है एक्सपोजर टू केमिकल्स। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारा जो किसान है उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उर्वरक या फर्टिलाइजर से होता है। और ये फर्टिलाइजर बहुत ही हाई एंड केमिकल्स होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। और कई बार जब हम इसके प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर पर रहते हैं इन उर्वरक के, तो ये जाने अनजाने में हमारी बोन मैरो को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ये पैनसाइटोपिनिया होने का। तीसरा इंपॉर्टेंट जो मुख्य कारण होता है वो है
कि अगर हम कोई दवाइयाँ बेइंतहा एक इनएप्रोप्रिएट डोजेस में खाते जाएं, जैसे कई बार मैंने देखा है कि मरीज कई बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं और दवा की डोज या तो गलत खा ली है या जो दवा चल रही है वो बहुत लंबे समय से विदाउट किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के मरीज खाए जा रहा है, जस्ट खाली यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पूछ पाछ के। तो कई बार उन दवा का साइड इफेक्ट इस तरीके का होता है कि हमारे बोन मैरो पे बहुत मेजर प्रभाव पड़ जाता है और हमारा बोन मैरो पूर्णतया दब जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। इसके अलावा छोटे मोटे कारण कई सारे हैं, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर, जिसका की रिस्क बहुत कम होता है बिकॉज आज की तारीख में रेडिएशन लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे देश में, इनफैक्ट वर्ल्ड में। तो रेडिएशन एक्सपोजर होने का रिस्क बहुत ही कम होता है। अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम बहुत ही गंभीर होता है, क्योंकि जब किसी इंसान के हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाए, WBC बनना कम हो जाए और प्लेटलेट बनना कम हो जाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ने लगती है, उसको तेज बुखार आने लगता है, बार बार प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि प्लेटलेट कम होते जाते हैं और प्लेटलेट कम होते ही इसको ब्लीडिंग होने लगती है। इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एप्लास्टिक एनीमिया भी बहुत कॉमनली कहते हैं और ये एक ही बहुत ही कॉमन बीमारी है। खास करके ये गंगा बेल्ट जो उत्तर प्रदेश के होती हुई जाती है, इसमें ये बीमारी कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। अब इसका इलाज क्या है? जब मरीज इस बीमारी से ग्रसित होता है तो एक तरीके से यदि मैं देखूं और मेरे इतने 18-20 साल के जो एक्सपीरियंस है हेमेटोलॉजी में काम करने का, मैंने ये पाया है कि जैसे ही ये बीमारी एक तरीके की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा समय नहीं देती है। भले ही ये कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर से भी बदतर बिहेव करती है, क्योंकि मरीज के WBC काउंट कम हो जाते हैं तो उसको तरह तरीके के बहुत सीरियस इन्फेक्शंस होने लगते हैं। फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन होने लगता है, तेज बुखार आ रहा होता है, बार बार ब्लीडिंग सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कुल मिला के मरीज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल या कहना चाहिए गंभीर होती है। तो इन मरीजों को यूजुअली इमरजेंसी में इन द मिडिल ऑफ द नाइट कहा जाता है कि जब ये मरीज को प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें एडमिट करना है, उसको उपचार देना है, सपोर्टिव केयर, ब्लड प्लेटलेट चढ़ाना है और एंटीबायोटिक्स देने हैं। और जब हम उनको इनिशियल स्टेबलाइज कर लेते हैं तो फिर हम आगे का ट्रीटमेंट सोचते हैं कि हम क्या किया जा सकता है। कई बार ये इन्फेक्शन रिलेटेड जो पैनसाइटोपिनिया या एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ये ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट मतलब कुछ दिनों के लिए होता है और फिर बोन मैरो फिर से रिकवर कर जाती है। लेकिन कई बार ऐसा पाया जाता है कि ये जो डैमेज है ये परमानेंट होता है और बोन मैरो रिकवर करने में असक्षम हो जाती है। तो उस केस में केवल एक ही तरीका रह जाता है, यदि मरीज यंग है तो उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सबसे अच्छा इलाज इस बीमारी में पाया जाता है। और अगर किसी की एज बुजुर्ग है, 60 प्लस है, तो हम उन मरीजों में कुछ दवाइयां चलाते हैं, लेकिन उन दवाइयों का रिस्पॉन्स जो है वो उतना अच्छा नहीं आता जो कि एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आता है। आउटकम अगर हम सक्सेसफुली बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो इसका आउटकम बहुत अच्छा है। यंग लोगों में तो इसका आउटकम 80 से 90% तक है और ये मरीज एक बार ट्रांसप्लांट हो गया तो पूरी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह जीते हैं। तो आशा करते हैं कि आज ये पैनसाइटोपिनिया के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और ये मालूम पड़ा होगा कि इसका कैसे उपचार करना है, क्या संकेत होते हैं और कैसे अगर आपके मोहल्ले पड़ोस में किसी को इस टाइप के सिम्टम्स या परेशानी हो तो आप जल्द से जल्द अपने निकटतम चिकित्सा से संपर्क करें। नमस्कार।